नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। सबसे पहले पिछले एक सप्ताह के हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट जारी, 6.8% राजकोषीय घाटे का लक्ष्य, पिछले साल था 3.5% का अनुमान। म्यांमार में सेना ने किया तख्ता पलट, राष्ट्रपति समेत सत्ताधारी दल के कुछ नेता सेना की हिरासत में, सरकार पर इलेक्शन में भारी धांधली का है आरोप। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने साल 2020 के लिए जारी किया डेमोक्रेसी इंडेक्स, भारत को हुआ 2 पायदानों का नुकसान, लोकतांत्रिक मूल्यों के पतन और नागरिक स्वतंत्रता दबाने को बताया वजह। एमएसपी के तहत आए 14 और अतिरिक्त लघु वन उपज, वनवासियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है मकसद। 2013-14 में पहली बार मिला था न्यूनतम समर्थन मूल्य। और नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पेश किया एक रोड मैप, वैश्विक स्तर पर 20 बीमारियों से निपटना है मकसद, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ऐसे रोगों की होती है उपेक्षा। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय बजट 2021 में सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 6.8% रहने का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य में कमी करते हुए 2025-26 तक इसे 4.5% तक लाने के लिए एक रोडमैप तैयार करने की भी बात कही गई है। हालांकि 2020 के बजट में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.5% रहने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन कोरोना आपदा के चलते यह घाटा 9.5% तक पहुंच गया। लॉकडाउन और नकारात्मक आर्थिक विकास के कारण राजस्व की कम उगाही और सरकारी खर्चे में बढ़ोतरी को इसकी वजह बताया गया। इस दौरान सरकार ने समाज के हाशिए समूह को राहत पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 8 महीनों तक 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज मुहैया कराया। इसके लिए भारतीय खाद्य निगम को 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान करना पड़ा। लिहाजा केंद्र सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, ताकि राजकोषीय समेकन रोडमैप में इन परिवर्तनों को प्रतिबिंबित किया जा सके। दरअसल राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन एक्ट 2003 के तहत यह उम्मीद की जाती है कि केंद्र सरकार बकाया कर्ज, राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे को धीरे धीरे कम करेगी। इस कानून का मकसद भारत की राजकोषीय प्रबंधन प्रणालियों में पारदर्शिता लाना है। अधिनियम का दीर्घकालिक उद्देश्य भारत में राजकोषीय स्थिरता प्राप्त करना और आरबीआई को भारत में मुद्रास्फीति से निपटने के लिए लचीलापन प्रदान करना है। राजकोषीय घाटा को अगर गणितीय रूप में देखें तो यह कुल राजस्व प्राप्ति और कुल खर्च का अंतर होता है। कुल राजस्व में राजस्व उगाही, कर्जों की वसूली, सरकार की अन्य प्राप्तियां शामिल होती हैं। किसी देश के राजकोषीय घाटे की गणना उसके सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में या केवल सरकार द्वारा अपनी आय से अधिक खर्च किए गए कुल धन के रूप में की जाती है। राजकोषीय घाटे के बाद अब कृषि पर सरकार की घोषणाओं की बात करते हैं। कृषि कानूनों पर सरकार और किसानों के दरमियान रस्साकशी के बीच जारी बजट से कृषि क्षेत्र के लिए मिले जुले संकेत मिले हैं। 2021-22 के लिए कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग का बजट आवंटन 8.5% कम किया गया है। वहीं किसानों को आय सहायता प्रदान करने वाली फ्लैगशिप पीएम किसान योजना में भी 13% कम आवंटन हुआ है। पिछले साल के शुरुआती आवंटन के बरक्स 10,000 करोड़ रुपए कम आवंटित किए गए हैं। दूसरी ओर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में न्यूनतम समर्थन मूल्य के भुगतान में सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड पर खासा जोर दिया। बजट में राज्य संचालित कृषि उपज विपणन समितियों यानी एपीएमसी को 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तक पहुंचने के निर्णय की अनुमति देने की बात कही गई है। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को उनके बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के लिए एपीएमसी के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही 1000 और मंडियों को ई नाम मार्केट में एकीकृत किया जाएगा। चेन्नई, कोच्चि और पारादीप सहित मछली पकड़ने के 5 प्रमुख केंद्र विकसित किए जाने का भी ऐलान किया गया है। वहीं तमिलनाडु में एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क स्थापित किया जाना है। वित्त मंत्री ने कृषि उपज, डीजल, पेट्रोल, सोना और अन्य आयातों पर कृषि अवसंरचना विकास उपकर लगाने की घोषणा की। इसका मकसद कृषि उत्पादों के उत्पादन, संरक्षण और प्रसंस्करण के लिए सुविधाओं में सुधार किया जाना है। इसके तहत पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर सेस लगाने की बात कही गई है।
टमाटर, प्याज और आलू के मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने वाली ऑपरेशन ग्रीन योजना का 22 फसलों तक विस्तार करने का जिक्र किया गया है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आवंटन को 30,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया जा रहा है। वहीं माइक्रो इरिगेशन फंड को दोगुना कर 10,000 करोड़ रुपए करने की घोषणा की गई है। उधर शिक्षा पर बजट का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने शिक्षा मंत्रालय को 93,224 करोड़ रुपए आवंटित करने का ऐलान किया। स्कूली शिक्षा और साक्षरता अनुभाग को 54,873 करोड़ रुपए, जबकि शेष 38,350 करोड़ रुपए उच्च शिक्षा क्षेत्र को आवंटित किए गए। हालांकि पिछले साल के बरस से इस साल शिक्षा के लिए कम बजट आवंटित किए गए हैं। 2020 के बजट में शिक्षा के लिए 99,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। साथ ही कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया गया था। वित्त मंत्री ने नए अभियानों का भी जिक्र किया। भारतीय भाषा विश्वविद्यालय और अनुवाद संस्थान खोलने, भारतीय ज्ञान प्रणाली, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, पीएम ई विद्या और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देने जैसी पहल का ऐलान किया गया। इन्हें सक्षम अधिकारी की मंजूरी के बाद नई शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जाएगा। नए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के जिले लेह में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल स्कूल और देश भर में 100 सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा भी की गई है। वित्त मंत्री ने नई शिक्षा नीति को भी लागू करने की प्रतिबद्धता जताई। इसके तहत एक नेशनल डिजिटल एजुकेशनल आर्किटेक्चर स्थापित किया जाएगा, जहां डिजिटल एजुकेशनल आर्किटेक्चर न केवल शिक्षण और सीखने की गतिविधियों में मदद करेगा, बल्कि देश की शैक्षिक योजना, शासन और प्रशासनिक गतिविधियों को भी गति देगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इंटरनेट पर उपलब्ध नीति संबंधी जानकारी का अनुवाद करने के लिए राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन की बात कही गई है। यह क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री बनाने और वितरण करने पर जोर देने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। केंद्र सरकार ने बजट 2021-22 में मित्रा यानी मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क योजना की घोषणा भी की है। इसका उद्देश्य भारत के कपड़ा उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करना है। इस योजना के अंतर्गत 3 सालों में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा बड़े निवेश को आकर्षित करने, रोजगार सृजन और निर्यात को बढ़ावा देने की बात भी इसमें कही गई है। मित्रा योजना को पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अलावा लॉन्च किया जाएगा। पीएलआई योजना केंद्र सरकार द्वारा देश में विनिर्माण और निर्यात गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और तकनीकी उत्पाद, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार, वस्त्र उत्पाद, खाद्य उत्पाद और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्र शामिल हैं। केंद्र सरकार जल्द ही 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एक डीएफआई यानी डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की स्थापना करेगी। बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए बजट 2019-20 के दौरान ही डीएफआई की स्थापना को लेकर बात हुई थी। इसका लक्ष्य आगामी 3 वर्षों में कम से कम 5 लाख करोड़ रुपए का ऋण आवंटित करना होगा। आपको बता दें कि भारत का पहला डीएफआई 1948 में स्थापित आईएफसीआई यानी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम था। गौरतलब है कि यह डीएफआई केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना एनआईपी यानी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के वित्त पोषण के लिए आवश्यक 111 लाख करोड़ रुपए जुटाने की दिशा में फायदेमंद होगा। एनआईपी के तहत लगभग 7,000 परियोजनाओं की पहचान की गई है। एनआईपी देश भर में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करने और सभी नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने की अपनी तरह की पहली पहल है। बीते दिनों उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा CWF यानी कंज्यूमर वेलफेयर फंड के बारे में लोकसभा में जानकारी दी गई थी। इसके अलावा सरकार द्वारा उपभोक्ता जागरूकता को लेकर किए गए प्रयासों के बारे में भी जानकारी मुहैया कराई गई थी। CWF को CGST यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 के तहत वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा गठित किया गया है, जबकि इसका संचालन उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का उपभोक्ता मामलों का विभाग कर रहा है। इस फंड का मकसद उपभोक्ताओं के कल्याण को संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए वित्तीय मदद मुहैया कराना है। अन्य प्रयासों की बात करें तो पूरे भारत में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए जागो ग्राहक जागो नाम से उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अलावा राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को क्षेत्रीय भाषाओं में जागरूकता फैलाने के लिए सहायता अनुदान दिया जा रहा है।
उपभोक्ता अधिकारों के महत्व को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स मोबाइल केयर ऐप लॉन्च किया गया है। BIS के पास मानकों से संबंधित शिकायतों के लिए कंप्लेंट्स मैनेजमेंट एंड एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट नाम से एक विभाग है। इस दिशा में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कदम द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है। यह अधिनियम 20 जुलाई 2020 से लागू है। अधिनियम में ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शंस को भी कवर किया गया है। साथ ही शिकायतों को ऑनलाइन माध्यम के जरिए दायर करने और सुनवाई का प्रावधान किया गया है। प्रोडक्ट लायबिलिटी की क्लॉज में हर्जाने के दावे के लिए उत्पाद निर्माता, सेवा प्रदाता और उत्पाद बेचने वाले को शामिल किया गया है। भ्रामक विज्ञापन के लिए निर्माता और प्रचारक पर जुर्माने का प्रावधान है। अधिनियम के जरिए एग्जीक्यूटिव एजेंसी के तौर पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी गठित की गई है। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, जयपुर, गुवाहाटी और पटना में 6 रीजनल कंज्यूमर हेल्पलाइन सेंटर्स भी स्थापित किए गए हैं। मौजूदा बजट सत्र में पेश किए गए आर्थिक सर्वे 2020-21 में बुनियादी आवश्यकता सूचकांक की बात की गई है। समीक्षा के मुताबिक बुनियादी जरूरतों तक पहुंच के मामले में 2012 की तुलना में सुधार हुआ है। अंतर्राज्यीय असमानताओं में कमी आई है और सर्वाधिक गरीब परिवारों के लिए इन जरूरतों तक पहुंच में महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक आर्थिक समीक्षा 2020-21 ग्रामीण, शहरी और अखिल भारतीय स्तर पर बुनियादी आवश्यकता सूचकांक की रूपरेखा तैयार करती है। यह सूचकांक 5 आयामों जल, स्वच्छता, आवास, माइक्रो पर्यावरण और अन्य सुविधाओं पर 26 संकेतकों का मूल्यांकन करता है। भारत में पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य और आवासीय स्थिति पर 69वें और 76वें नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करते हुए 2012 और 2018 के लिए इसे तैयार किया गया है। सर्वे के मुताबिक स्वच्छ भारत अभियान, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, सौभाग्य और उज्ज्वला योजना जैसी विभिन्न सरकारी पहलों ने बुनियादी जरूरतों तक पहुंच में महत्वपूर्ण रूप से सुधार किया है। इससे स्वास्थ्य और शिक्षा संकेतकों में शानदार वृद्धि दर्ज की गई है। संपूर्ण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक समृद्ध परिवार की तुलना में सर्वाधिक गरीब परिवार के लिए इन जरूरतों तक पहुंच में सुधार हुआ है। 15वें वित्त आयोग ने भारत में बढ़ते शहरीकरण की चुनौती का समाधान करने के लिए 8 नए शहरों के विकास की बात कही है। आयोग ने इसके लिए आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय को 8,000 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया है। प्रत्येक प्रस्तावित नए शहर को अगले 5 वर्षों में अपने प्रारंभिक विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस प्रस्तावित योजना के तहत एक राज्य को केवल एक शहर के विकास के लिए फंड दिया जाएगा। मंत्रालय के मुताबिक अभी इस योजना के लिए शहरों का चयन नहीं किया गया है और इसकी रूपरेखा पर जल्द ही काम शुरू होगा। वित्त आयोग के अनुसार मौजूदा शहरों में से अधिकांश अपनी क्षमता से अधिक बोझ उठा रहे हैं और बढ़ती शहरी आबादी के लिए अपर्याप्त हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की 31.2% आबादी शहरी क्षेत्रों में, जबकि 26% आबादी नगर निगम अधिनियम के तहत गठित वैधानिक कस्बों में रहती है। सरकार के मुताबिक 2021 में होने वाली जनगणना अब 2022 में होगी। एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र द्वारा दायर RTI के जवाब में ये बात कही गई है। खबरों के मुताबिक कोरोना महामारी और व्यापक पैमाने पर टीकाकरण अभियान के चलते इस प्रक्रिया को अगले साल शिफ्ट कर दिया गया है। दरअसल 1 अप्रैल 2020 से ही जनगणना का पहला चरण और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का अपडेशन शुरू किया जाना था, लेकिन महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। आपको बता दें कि जनगणना देश की जनसंख्या के आकार, वितरण और सामाजिक आर्थिक जनसांख्यिकीय और अन्य विशेषताओं के बारे में जानकारी मुहैया कराती है। यह केंद्र और राज्य सरकारों को नीतियां तैयार करने के लिए बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती है। सबसे पहली जनगणना 1872 में शुरू की गई थी। भारत में पहली बार समतुल्य जनगणना, जिसे सिंक्रोनस सेंसस भी कहते हैं, उसकी शुरुआत 1881 में हुई थी। इस समय लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय थे। तब से हर 10 साल बाद इस प्रक्रिया को अमल में लाया जाता है। 2022 में होने वाली जनगणना देश की 16वीं राष्ट्रीय जनगणना होगी। जनगणना के संचालन की जिम्मेदारी भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय के पास रहती है। 2021-22 के बजट में आगामी साल में डिजिटल जनगणना होने की बात कही गई है। इसके लिए 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड का प्रावधान किया गया है। यह पहली बार है जब देश में डिजिटल जनगणना होगी। इसके लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा।
वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में संसद में एनपीएज यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पर राहत वाली खबर दी। जानकारी के मुताबिक सितंबर 2020 में एनपीए गिरकर 8.08 लाख करोड़ हो गया। मार्च 2018 में एनपीए 10.36 लाख करोड़ था। राज्य मंत्री ने इसके पीछे मूल कारण सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न पहलों को बताया है। सरकार की माने तो एसेट क्वालिटी रिव्यू का जिस तरह प्रभावी क्रियान्वयन किया गया है, उससे एनपीए में इतनी बड़ी गिरावट आई है। इसके साथ ही जिस तरह दबावग्रस्त खातों को एनपीए के तौर पर फिर से क्लासिफाइड किया गया है, उससे भी एनपीएज में कमी आई है। आरबीआई के आंकड़ों पर नजर डालें तो मार्च 2015 में देश में एनपीए 3 लाख करोड़ से ज्यादा था, जो कि मार्च 2018 में बढ़कर 10 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि इस दौरान दबावग्रस्त संपत्तियों की एनपीए के रूप में पहचान में काफी पारदर्शिता का ध्यान रखा गया। वहीं 2018 से 2020 के बीच एनपीए में जो कमी आई है, उसके पीछे सरकार की 4R रणनीति का जिक्र किया गया है। 4R स्ट्रैटेजी का मतलब है रिकॉग्निशन, रिजोल्यूशन, रिकैपिटलाइजेशन और रिफॉर्म्स। इस रणनीति में सबसे पहले जो एनपीएज हैं, उनकी पारदर्शी ढंग से पहचान की जाती है। इसके बाद जो स्ट्रेस्ड अकाउंट्स यानी दबावग्रस्त खाते हैं, उनका समाधान निकाला जाता है और रिकवरी की जाती है। इस रणनीति में रिकैपिटलाइजेशन का मतलब एनपीए संकट से लड़ने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण करने से है, जबकि इन बैंकों के साथ वित्तीय पारितंत्र का विस्तार से सुधार करना भी इस रणनीति का मुख्य लक्ष्य है। म्यांमार सरकार और सेना के दरमियान तनाव की खबरों के बीच वहां की सेना ने तख्ता पलट कर दिया है। इसके साथ ही सेना ने सत्ता की कमान अपने हाथ में ले ली है। सेना के कमांडर इन चीफ सीनियर जनरल मिन आंग हलिंग देश के प्रभारी होंगे, जबकि उपराष्ट्रपति माइंट स्वे को कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना ने स्टेट काउंसलर आंग सान सू की और राष्ट्रपति समेत सत्ताधारी दल के कुछ नेताओं को हिरासत में ले लिया है। साथ ही सेना ने 1 साल के लिए इमरजेंसी का भी ऐलान कर दिया है। सेना ने पिछले साल नवंबर में हुए पार्लियामेंट इलेक्शन में भारी धांधली का आरोप लगाकर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। दरअसल म्यांमार की संसद में सेना के लिए 1/4 सीटें आरक्षित हैं। आंग सान सू की पार्टी एनएलडी यानी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने नवंबर में हुए चुनाव में संसद की 476 में से 396 सीटें जीत ली थीं, जबकि सेना को बहुत कम सीटों पर जीत मिली। लिहाजा सरकार में अपना प्रभाव कम होने की आशंका के चलते सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। हालांकि भारत और अमेरिका समेत कई देशों ने इस पूरे घटनाक्रम की आलोचना की है। भारत ने गहरी चिंता जताते हुए कहा है कि उसने म्यांमार में लोकतांत्रिक परिवर्तन की प्रक्रिया का हमेशा समर्थन किया है और वह हमेशा ही कानून के शासन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पक्षधर रहा है। बीते दिनों केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और चीन के रिश्तों को सुधारने के लिए 8 गाइडिंग प्रिंसिपल्स का प्रस्ताव दिया था। वे ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ चाइना स्टडीज को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने 3 प्रमुख कारकों के तौर पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी और म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात की। गाइडिंग प्रिंसिपल्स में पहला है, दोनों देशों को पहले से हो चुके समझौतों पर दृढ़ता से कायम रहना चाहिए। दूसरे के मुताबिक LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सख्त निगरानी के साथ उसका पालन किया जाना चाहिए। साथ ही एक तरफा तरीके से किया गया कोई भी बदलाव अस्वीकार्य है। तीसरे में कहा गया है कि सीमा पर शांति दोनों देशों के बाकी संबंधों का आधार है। अगर वहां पर अशांति हुई तो अन्य संबंधों में प्रगति मुश्किल होगी। चौथे के मुताबिक दोनों देश बहुध्रुवीय विश्व की संकल्पना में विश्वास करते हैं, लेकिन यहाँ पर समझने की जरूरत है कि इस संकल्पना का प्रमुख आधार बहुध्रुवीय एशिया है। 5वें प्रिंसिपल के अनुसार दोनों देशों के अपने हित, अपनी प्राथमिकताएं और अपने मुद्दे हैं, लेकिन इनके प्रति संवेदनशीलता एक तरफा नहीं हो सकती। दोनों देशों को एक दूसरे के हितों के प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है। छठे के मुताबिक बढ़ती हुई ताकत के साथ दोनों देशों की अपनी आकांक्षाएं होंगी और उन्हें पूरा करने के प्रयासों को दोनों देशों द्वारा सम्मान दिया जाना चाहिए। 7वें में कहा गया है कि दोनों के बीच मतभेद होंगे, लेकिन इनका प्रबंधन इन संबंधों का प्रमुख आधार है। और 8वें के मुताबिक भारत और चीन दोनों ही प्राचीन सभ्यताओं वाले देश हैं, इसलिए इन्हें दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
EIU यानी द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने साल 2020 के लिए अपना डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी कर दिया है। कोविड की वजह से दुनिया भर में आज़ादी और लोकतंत्र पर किस तरह असर पड़ा है, उस पक्ष को भी इंडेक्स में शामिल किया गया है। डेमोक्रेसी इंडेक्स की इस वैश्विक रैंकिंग में भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। भारत की स्थिति में 2 पायदानों की गिरावट हुई है। 2019 में भारत जहां 51वें पायदान पर था, वह खिसककर अब 53वें पायदान पर पहुंच गया है। 167 देशों की इस रैंकिंग में भारत का स्कोर इस बार 6.61 रहा है। EIU की माने तो लोकतांत्रिक मूल्यों के पतन और नागरिक स्वतंत्रता को दबाए जाने के चलते भारत की स्थिति में यह गिरावट आई है। हालांकि राहत की बात यह है कि भारत की स्थिति उसके ज्यादातर पड़ोसी देशों के मुकाबले काफी बेहतर है। रैंकिंग में नॉर्वे को पहले, आइसलैंड को दूसरे और स्वीडन को तीसरे स्थान पर रखा गया है, जबकि केवल 1.08 स्कोर के साथ उत्तर कोरिया को आखिरी यानी 167वां स्थान मिला है। इंडेक्स में देशों को 4 वर्गों में बांटा गया है। 167 देशों में 23 देश पूर्ण लोकतंत्र और 52 देश फ्लॉड डेमोक्रेसी यानी दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में है, जबकि 35 देश ऐसे हैं जिन्हें EIU ने हाइब्रिड रिजीम यानी मिश्रित व्यवस्था माना है। इसके अलावा इंडेक्स में 57 देशों को ऑथोरिटेरियन रिजीम यानी अधिकारवादी व्यवस्था के दायरे में रखा गया है। भारत की बात करें तो अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम और ब्राजील के साथ भारत दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में शामिल है। आपको बता दें कि इस इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था EIU संगठन सरकारों और उद्यमों को पूर्वानुमान और सलाहकारी सेवाएं देता है। बीते दिनों पुलिस, जेल, न्यायपालिका और कानूनी सहायता पर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जारी हुई। इस रिपोर्ट का यह दूसरा संस्करण है। रिपोर्ट में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों और 8 छोटे राज्यों में खर्च, रिक्तियों और महिलाओं के प्रतिनिधित्व का विश्लेषण किया गया है। न्याय वितरण प्रणाली के मामले में महाराष्ट्र को फिर से पहला पायदान हासिल हुआ है। तमिलनाडु को दूसरा और तेलंगाना को तीसरा स्थान मिला है। इस मामले में उत्तर प्रदेश को सबसे अंतिम स्थान पर रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस बल में सबसे अधिक महिलाओं को रोजगार देने के मामले में बिहार पहले स्थान पर है। रिपोर्ट की माने तो बिहार राज्य पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी 25.3% है। पुलिस बल में 20% से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी वाला यह एकमात्र राज्य है। लेकिन हाईकोर्ट में महिला जज के मामले में बिहार में एक भी जज न होने की बात कही गई है। इस जमात में उत्तराखंड, त्रिपुरा और मेघालय को भी रखा गया है। वहीं 33.3% महिला जज के साथ सिक्किम को टॉप पर रखा गया है। हालांकि पूरे देश की पुलिस में महिलाओं की भागीदारी 10% बताई गई है। यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट ने सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, दक्ष विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, टिस प्रयास और राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल के सहयोग से जारी की है। बीते दिनों वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग, शिक्षा मंत्रालय और विश्व बैंक के बीच स्टार्स परियोजना को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत विश्व बैंक स्टार्स परियोजना के लिए $500 मिलियन यानी लगभग 3700 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देगा। विश्व बैंक यह सहायता परिणाम आधारित वित्त पोषण साधन के रूप में देगा, जिसे प्रोग्राम फॉर रिजल्ट्स कहा जाता है। इसमें डिसबर्समेंट लिंक्ड इंडिकेटर्स के जरिए राज्य स्तर पर प्रमुख सुधार सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य प्रोत्साहन अनुदान का उपयोग राज्यों को जरूरी परियोजना परिणामों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जाएगा। वित्तीय सहायता से पहले एक स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी प्रत्येक परिणाम को सत्यापित करेगी। स्टार्स परियोजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विभिन्न सिफारिशों जैसे कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की मजबूती, लर्निंग असेसमेंट सिस्टम में सुधार पर जोर देगी। साथ ही यह शिक्षा में ICT यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने, शिक्षक विकास और व्यावसायिक शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। स्टार्स यानी स्ट्रेंथनिंग टीचिंग, लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स परियोजना को शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत एक नई केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाएगा। इस परियोजना में 6 राज्य हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा शामिल है। शिक्षा मंत्रालय की स्टार्स परियोजना की कुल परियोजना लागत 5,718 करोड़ रुपए है। बीते दिनों WHO ने नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस पर एक रोडमैप पेश किया। इसका मकसद अगले 10 सालों में वैश्विक स्तर पर इस तरह की 20 बीमारियों से निपटना है। विश्व स्वास्थ्य सभा की माने तो 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इन रोगों से निपटना जरूरी है।
रोड मैप को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों के भीतर एक बेहतर दृष्टिकोण के साथ विभिन्न बीमारियों को पहचानने के लिए डिजाइन किया गया है। इन लक्ष्यों में 90% तक इलाज की जरूरत वाले लोगों की संख्या को कम करना और कम से कम 100 देशों में इन रोगों को खत्म करना है। इसके अलावा यह रोड मैप रोग विशिष्ट लक्ष्य को ट्रैक करेगा, जिसमें वाहक जनित नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस जैसे डेंगू, लीशमैनियासिस और अन्य से होने वाली मौतों की संख्या में 75% से ज्यादा की कमी करना शामिल है। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज ऐसी बीमारियां होती हैं जिनकी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उपेक्षा की जाती है, यानी ये बीमारियां सामान्यतः गरीबी से जूझ रहे लोगों को होती हैं। साथ ही अन्य बीमारियों की तरह इन पर खास ध्यान भी नहीं दिया जाता। ऐसा माना जाता है कि ये रोग 1 अरब से ज्यादा लोगों को प्रभावित करते हैं। चिंता का विषय है कि आमतौर पर ये गरीब लोग होते हैं। संक्रमित पानी, आवास की खराब स्थिति और खराब स्वच्छता के कारण ये रोग होते हैं। ये रोग स्थायी रूप से लोगों को अक्षम कर देते हैं। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस की उपस्थिति दर्ज कराने वाले 70% से ज्यादा देश निम्न आय या निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं। दक्षिण अफ्रीका में कोविड-19 का एक और वेरिएंट पाया गया है। इसे B1351 के नाम से जाना जाता है। बताया जा रहा है कि यह वेरिएंट यूके में पाए गए कोविड वेरिएंट से कुछ अलग है और मूल कोविड-19 वायरस के मुकाबले खतरनाक भी है। WHO इससे पहले यूके और ब्राजील में भी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट्स की पुष्टि कर चुका है। WHO के मुताबिक वायरस के नए स्ट्रेन्स में संक्रामक क्षमता पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, यानी ये स्ट्रेन्स तेजी से संक्रमण फैला सकते हैं। वहीं इनमें इतनी अधिक क्षमता होती है कि ये वैक्सीन और एंटीबॉडी प्रोटेक्शन के असर को कम कर सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में पाए गए इस वेरिएंट को 20H501YV2 भी कहा जा रहा है। इस वेरिएंट में जो म्यूटेशन है उसे N501Y कहा जाता है। यह म्यूटेशन यूके में पाए गए वेरिएंट में भी पाया गया है। शोधकर्ताओं की माने तो नया वेरिएंट दूसरे वेरिएंट्स के मुकाबले एंटीबॉडी न्यूट्रलाइजेशन के प्रति कम ससेप्टेबल है। इस वेरिएंट में खासकर स्पाइक प्रोटीन में बड़ी संख्या में म्यूटेशन शामिल हैं। इस वजह से यह वैज्ञानिकों के लिए अब चिंता का सबब बन गया है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस मानव शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करने के लिए स्पाइक प्रोटीन का ही इस्तेमाल करता है। दक्षिण अफ्रीका में पाए गए नए वेरिएंट में एक और म्यूटेशन है जिसका नाम है E484K। यह म्यूटेशन यूके में पाए गए वेरिएंट में मौजूद नहीं है और यही म्यूटेशन किसी व्यक्ति के इम्यून सिस्टम के जरिए अचानक हमला करने में मदद करता है। वहीं इसकी वजह से कोविड वैक्सीन भी कम असरदार हो सकती है। आपको बताते चले कि जब किसी जीव या वायरस के डीएनए सीक्वेंस यानी डीएनए अनुक्रम में बदलाव आ जाते हैं तो उसे म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन कहते हैं। CSIR CMERI के डायरेक्टर हरीश हिरानी ने बीते दिनों ऑफ ग्रिड सोलर बायोडीजल हाइब्रिड मिनी ग्रिड सिस्टम को देश को समर्पित किया। इस सिस्टम का विकास CSIR CMERI यानी सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया। यह सिस्टम लुधियाना, पंजाब के गिल रोड स्थित सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन फार्म मशीनरी की आवासीय कॉलोनी को 24x7 बिजली की आपूर्ति करेगा। इस सिस्टम की कुल क्षमता 50 किलोवाट है। गौरतलब है कि भारत में बिजली उत्पादन के स्थापित क्षमता का बड़ा हिस्सा आज भी कोयला, डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन स्रोतों पर निर्भर है। इसका देश की ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण प्रदूषण दोनों पर खासा प्रभाव पड़ता है। लिहाजा ये अधिक पावर वाली केंद्रीकृत उत्पादन प्रणालियां ट्रांसमिशन और विद्युत वितरण ढांचे में निवेश पैदा करती हैं। इससे बिजली के ट्रांसमिशन में होने वाले नुकसान में बढ़ोतरी होती है। वहीं सोलर विकिरण के तहत विकसित प्रणालियों में सोलर फोटोवोल्टिक और सोलर बायोडीजल दोनों ही अपनी प्रकृति में नवीकरणीय होती हैं। ये प्रदूषण घटाने में मदद कर सकती हैं। मिनी ग्रिड जैसी उत्पादन प्रणालियां बिजली की अधिक खपत वाले केंद्रों के पास बिजली की संभावित उत्पादक बन सकती हैं। इससे स्थानीय समुदायों की ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति हो जाएगी। साथ ही इससे सुदूर क्षेत्रों, गांवों और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बिजली की आपूर्ति बिना किसी रुकावट के हो सकेगी। इतना ही नहीं, इस प्रणाली का इस्तेमाल स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए भी किया जा सकेगा। CMERI की बात करें तो यह CSIR के तत्वावधान में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का शीर्ष अनुसंधान एवं विकास संस्थान है। इसकी स्थापना फरवरी 1958 में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में की गई थी। उद्योगों के लिए स्वदेशी मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी विकसित करना CMERI की स्थापना का अहम मकसद था।
अमेरिका के मेन स्थित लोरिंग कॉमर्स सेंटर से स्टारडस्ट 1.0 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। बायोफ्यूल पर चलने वाला यह पहला कमर्शियल स्पेस लॉन्च व्हीकल है। मेन स्थित ब्लू शिफ्ट नामक एक एरोस्पेस कंपनी द्वारा विकसित इस रॉकेट की लंबाई 20 फीट और भार 250 केजी है। इस कंपनी के फाउंडर सीईओ सच्चा डेरी हैं। बता दें कि ब्लू शिफ्ट कंपनी द्वारा इस रॉकेट का निर्माण कार्य 2014 से ही चल रहा है। यह रॉकेट अधिकतम 8 केजी तक के भार के पेलोड को ले जा सकता है। अपने पहले प्रक्षेपण के दौरान इस रॉकेट द्वारा 3 पेलोड्स ले जाए गए थे। इन पेलोड्स में हाई स्कूल के छात्रों द्वारा निर्मित क्यूबसैट प्रोटोटाइप भी शामिल हैं। क्यूबसैट दरअसल छोटे सैटेलाइट्स होते हैं। आपको बता दें, इस रॉकेट में इस्तेमाल किया गया जैव ईंधन पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले रॉकेट ईंधन के विपरीत पर्यावरण हितैषी होता है। जैव ईंधन को बायोमास से प्राप्त किया जाता है, जिसे सीधे तरल ईंधन में बदला जा सकता है। इस तरल ईंधन को परिवहन ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मौजूदा वक्त में इथेनॉल और बायोडीजल जैसे 2 सामान्य प्रकार के जैव ईंधनों का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों जैव ईंधन बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी के पहले जनरेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इथेनॉल रिन्यूएबल है और विभिन्न प्रकार के पौधों से बना होता है, जबकि बायोडीजल को नए और प्रयोग किए गए वनस्पति तेलों, एनिमल फैट्स अथवा रिसाइकल्ड कुकिंग ग्रीस के साथ अल्कोहल के मिश्रण से बनाया जाता है। सरकार ने 14 लघु वन उपज को मार्केट सिस्टम में लाने के लिए इसे एमएसपी के तहत लाने का फैसला किया है। इसका मकसद वंचित वनवासियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना है। जिन 14 उपजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत लाया गया है, उनके नाम हैं टसर कोकून, काजू बीज, एलिफेंट एप्पल सूखा, बांस की गोली, मलकानगनी बीज, माहुल पत्तियां, नागोद, गोखरू, पिप्पा या सूखे बेर, गमर, ऑरोक्सील्यूमिंडिकम, जंगली मशरूम सूखा, श्रृंगराज और ट्री मॉस। केंद्र सरकार ने 2011 में लघु वन उत्पादों की एक चुनिंदा सूची के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पेश किया था, ताकि वंचित वनवासियों को आजीविका के बेहतर साधन उपलब्ध हो सके। हालांकि 2013-14 से एमएसपी देने की शुरुआत हो सकी थी। आदिवासियों की आजीविका और सशक्तिकरण में सुधार के लिए ट्राइफेड एक शीर्ष राष्ट्रीय संगठन है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए यह नोडल एजेंसी है। वन धन ट्राइबल स्टार्टअप्स भी इसी योजना का एक घटक है, जो एमएसपी योजना को अच्छी तरह से लागू कर रहा है। वनवासियों तथा घर में रहने वाले आदिवासी कारीगरों के लिए यह रोजगार सृजन के एक स्रोत के रूप में उभरा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय योजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए नोडल मंत्रालय होगा, जो ट्राइफेड की मदद से एमएसपी का निर्धारण करेगा। लघु वन उत्पादों को एमएसपी पर खरीदने की जिम्मेदारी राज्यों की एजेंसी की होगी। वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 2(1) के मुताबिक पौधे की उत्पत्ति के सभी गैर इमारती लकड़ी उत्पादन, जैसे कि बांस, ब्रशवुड, स्टंप कैन, कोकून, शहद, मोम, लाख, औषधीय पौधे आदि लघु वन उत्पाद की श्रेणी में आते हैं। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। इस साल की थीम वेटलैंड्स एंड वाटर थी। गौरतलब है कि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर हुए थे। इस दिन के महत्व को समझते हुए विश्व आर्द्र भूमि दिवस का आयोजन किया जाता है। 2021 में इस कन्वेंशन के 50 साल पूरे हुए हैं। इस मौके पर वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के पहले सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट को स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसे नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट चेन्नई के एक हिस्से के तौर पर स्थापित किया जाएगा। यह सेंटर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के साथ साझेदारी करने में मदद करेगा। साथ ही यह एक नॉलेज हब के तौर पर काम करेगा। आपको बता दें कि रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है। यह नेशनल एक्शंस और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए फ्रेमवर्क मुहैया कराती है। भारत में यह संधि 1 फरवरी 1982 को लागू हुई थी। वर्तमान में भारत की कुल 42 साइट्स को रामसर के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियों का दर्जा दिया गया है। भारत की कुल भूमि के लगभग 4.6% हिस्से पर आर्द्र भूमियां हैं। ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक में आर्द्र भूमियों के महत्व की बात की गई है। इसके मुताबिक आर्द्र भूमियां बाढ़, सूखे और अन्य आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसके अलावा ये लाखों लोगों के भोजन और आजीविका का साधन है। समृद्ध जैव विविधता के साथ साथ ये किसी भी अन्य पारितंत्र के तुलना में अधिक कार्बन स्टोर करने में सक्षम है। आइए अब जल्दी से डालते हैं मैप वाले सेक्शन पर नजर। मैप सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पुर्तगाल के बारे में। पुर्तगाल दक्षिण पश्चिमी यूरोप में इबेरियन प्रायद्वीप पर स्थित है।
भौगोलिक दृष्टि से देखें तो यह देश उत्तरी और पश्चिमी दोनों गोलार्ध में स्थित है। यूरोप के पश्चिमी भाग में स्थित पुर्तगाल उत्तर और पूर्व में स्पेन से घिरा हुआ है। दक्षिण और पश्चिम में यह अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। पुर्तगाल ने अपनी समुद्री सीमाएं मोरक्को के साथ साझा की हैं। इसकी राजधानी लिस्बन इसका सबसे बड़ा शहर है। यह अटलांटिक महासागर तट के साथ टैगस नदी के मुहाने पर स्थित है। इसमें 2 द्वीप समूह शामिल हैं। पहला अजोरेस है जो लिस्बन के दक्षिण पश्चिम में 800 मील पर स्थित है, और दूसरा मदिरा है जो लिस्बन से 600 मील दक्षिण पर स्थित है। पुर्तगाल के भौतिक मानचित्र को देखें तो यह पता चलता है कि इसके उत्तरी हिस्से के 1/3 भाग को ऊंची पहाड़ियां और पर्वत कवर करते हैं, जिसमें स्पेन के कैंटबिरियन पर्वत का विस्तार भी शामिल है। इसकी प्रमुख नदियों की बात करें तो डोरो नदी, मोंडेगो नदी, द टैगस और ग्वाडियाना नदी इसमें शामिल है। मुख्य भूमि का सबसे उच्चतम बिंदु सारा डा एस्टेला है, जिसकी ऊंचाई लगभग 6532 फीट है, और इसका सबसे न्यूनतम बिंदु अटलांटिक महासागर के किनारे है। पोलैंड में लगभग हर तरह के गर्भपात को असंवैधानिक करार देने के बाद यहां हिंसा के हालात बन गए हैं। राजधानी वारसा में बीते दिनों लाखों लोग सड़क पर निकल आए। इसलिए अगले बुलेटिन में हम पोलैंड पर चर्चा करेंगे। आप इसके सीमावर्ती देशों के नाम बताना ना भूलें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट कीजिए www.drishtias.com पर। साथ ही दृष्टि आयस के हिंदी और अंग्रेजी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। बजट 2021-22 में वित्त मंत्री ने नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन यानी राष्ट्रीय परिसंपत्ति मौद्रीकरण पाइपलाइन की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने नए अवसंरचना निर्माण के लिए इस योजना को महत्वपूर्ण माना है। ऐसी सार्वजनिक परिसंपत्तियां जो वर्तमान में पर्याप्त उत्पादकता नहीं दे पा रही हैं, परिसंपत्ति मौद्रीकरण के अंतर्गत उन परिसंपत्तियों में किए गए निवेश को मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी इस बार सरकार ने बजट में खासा ध्यान रखा है। बजट में वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की घोषणा की। आने वाले समय में इस योजना को 64,180 करोड़ रुपए की कुल राशि के साथ लॉन्च किया जाएगा। आगामी 6 वर्षों के दौरान देश की प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। योजना के जरिए मौजूदा राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करने, नई संस्थाओं का गठन करने और उभरती नई बीमारियों का पता कर उनका इलाज ढूंढने पर भी जोर रहेगा। हालिया बजट में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी एक योजना की घोषणा की है। योजना के तहत देश में क्रिटिकल पावर यानी महत्वपूर्ण ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माण के लिए 3 विनिर्माण क्षेत्र बनाए जाएंगे। इनमें एक जोन तटीय क्षेत्र, एक जोन किसी पहाड़ी राज्य और एक जोन किसी लैंडलॉक्ड स्टेट में स्थापित होगा। इन केंद्रों को स्थापित करने का उद्देश्य ऊर्जा से जुड़े उपकरणों, क्रिटिकल कंपोनेंट आदि के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। बीते 30 जनवरी को माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 2021 के लिए राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण दिवस को लॉन्च किया। इसके बाद इसे 31 जनवरी से शुरू किया गया। गौरतलब है कि इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ कारणों के चलते राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम को कुछ दिनों के लिए टाल दिया था। राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण दिवस को पोलियो रविवार भी कहा जाता है। इस कार्यक्रम के तहत 5 साल तक के बच्चों को पोलियो से सुरक्षित रखने के लिए पोलियो ड्रॉप्स दी जाती हैं। 31 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रबुद्ध भारत की 125वीं वर्षगांठ के मौके पर संबोधित किया। प्रबुद्ध भारत रामकृष्ण परंपरा की एक मासिक पत्रिका है। इस पत्रिका को स्वामी विवेकानंद ने शुरू किया था। स्वामी विवेकानंद के विचारों को इसी पत्रिका के जरिए प्रसारित किया जाता है। सरकार ने ट्विटर को फॉर्मर जेनोसाइड यानी किसान नरसंहार हैशटैग के साथ जुड़े कंटेंट को हटाने का आदेश दिया।
नोटिस में सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A का जिक्र किया है। बता दें कि धारा 69A के मुताबिक केंद्र सरकार देश की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी संबंध या लोक व्यवस्था के मद्देनजर किसी एजेंसी या मध्यस्थ को निर्देश जारी कर सकती है। इन निर्देशों के तहत उस एजेंसी या मध्यस्थ को उसके कंप्यूटर रिसोर्स से जनरेट किसी सूचना तक एक्सेस को ब्लॉक करने को कहा जा सकता है, ताकि आम लोग उस कंटेंट तक न पहुंच पाएं। हाल ही में सरकार ने कंपनीज कॉम्प्रोमाइजेज अरेंजमेंट्स एंड एमैल्गमेशंस रूल्स 2021 जारी किए हैं। ये कंपनी अधिनियम 2013 के तहत 2016 में जारी नियमों में संशोधन करते हैं। इन नियमों को OPCs यानी 1% कंपनीज नियम भी कहते हैं। नए नियमों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति OPC को इनकॉर्पोरेट यानी निगमित कर सकता है। इससे पहले नॉन रेजिडेंस इंडियंस को इसकी इजाजत नहीं थी। सरकार के मुताबिक नए नियम देश में स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को सीधे तौर पर लाभान्वित करेंगे। कोविड-19 महामारी का बच्चों के पोषण पर क्या असर हुआ है, इस पर पिछले दिनों यूनिसेफ की एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड के दौरान चूंकि स्कूल बंद थे, इसलिए लगभग 39 मिलियन बच्चे स्कूल मील से वंचित रह गए। बता दें कि यह रिपोर्ट कोविड-19 मिसिंग मोर देन अ क्लासरूम के नाम से जारी की गई थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि कोविड के चलते बच्चों के स्कूल छोड़ने की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। वहीं कम और मध्यम आय वाले देशों में आवश्यक पोषण सेवाओं में भी बड़ी गिरावट देखी गई है। वीर शैव लिंगायत समुदाय के एक उप समुदाय पंचमशाली लिंगायत ने कर्नाटक में 15% आरक्षण की मांग की है। वीर शैव लिंगायत समुदाय में 70% लोग पंचमशाली लिंगायत समुदाय से हैं। लिंगायत समुदाय के बारे में बता दें कि यह समुदाय हिंदू धर्म का ही एक पंथ है। खास तौर पर दक्षिण भारत में प्रचलित इस पंथ को वीर शैव भी कहते हैं। हालांकि इस मामले में समुदाय के बीच ही कुछ मतभेद हैं। इस समुदाय के लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं। 12वीं शताब्दी में बासबन्ना ने इस धर्म की स्थापना की थी। बीते दिनों शोधकर्ताओं ने बंगाल की खाड़ी में स्नेक ईल यानी बाम मछली की एक नई प्रजाति का पता लगाया है। ओडिशा के पाराद्वीप के निकट पाई गई इस प्रजाति का नाम इंडियन फ्रिंज लिप ईल रखा जा सकता है। यह प्रजाति किरीम्यूराइना के वर्ग से संबंधित है। किरीम्यूराइना किनेनेसिस एक समुद्री ईल है जो उष्ण महासागरीय जल में पाई जाती है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में भी यह ईल पाई जाती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में स्विच दिल्ली अभियान लॉन्च किया। इस अभियान का मकसद इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। वहीं इसके माध्यम से लोगों से भी अपील की जाएगी कि शहर में प्रदूषण से लड़ने के लिए वे भी इन वाहनों को खरीदने पर ही जोर दें। बता दें कि दिल्ली सरकार ने 2024 तक कुल पंजीकृत वाहनों में 25% इलेक्ट्रिक वाहन सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है। वैश्विक कार्बन चक्र में अलग अलग वनों की क्या भूमिका होती है, इस पर वैज्ञानिकों की एक टीम ने हाल ही में एक शोध जारी किया है। अध्ययन के मुताबिक वैश्विक कार्बन चक्र में उतार चढ़ाव के संबंध में उष्णकटिबंधीय वन सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। टीम का मानना है कि उष्णकटिबंधीय वन किन्हीं और वनों के मुकाबले अधिक कार्बन अवशोषित करते हैं, जबकि बड़े स्तर पर निर्वनीकरण और अवक्रमण के चलते ये वन वायुमंडल में अधिक मात्रा में कार्बन उत्सर्जन भी करते हैं। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सिल्क मेले का उद्घाटन किया। यह मेला 31 जनवरी से 4 फरवरी के बीच आयोजित किया गया। बता दें कि देश के इस सबसे बड़े सिल्क फेयर को इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने वर्चुअली आयोजित किया था। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।